प्रणाम दोस्तों, आज हम टिकाऊ या धान्य फसल उत्पादन के लिए जैविक कृषि के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। जैविक खेती वर्तमान में की जा रही खेती के नकारात्मक पहलुओं, कृषि आदानों की बढ़ती कीमतों एवं खेती में लागत बढ़ने के मद्देनजर जैविक खेती ही एकमात्र टिकाऊ खेती का विकल्प है। जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है जिसमें भूमि की सजीवता, जल की गुणवत्ता एवं जैव विविधता आदि को बनाए रखते हुए दीर्घकाल तक पर्यावरण एवं वायु को प्रदूषित किए बिना टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जैविक कृषि की कुछ परिभाषाएं दी गई है। यूएसडीए नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम 2012 के अनुसार जैविक कृषि वह उत्पादन प्रणाली है जिसमें स्थान विशेष, वर्धन, जैव और यांत्रिक व्यवहारों का इस प्रकार समन्वय किया जाता है जिससे संसाधनों का पुनरुपयोग, पारिस्थितिकीय संतुलन, जैव विविधता का संपोषण हो सके। यूएसडीए नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड बोर्ड 1997 के अनुसार पारिस्थितिकी उत्पादन प्रबंध प्रणाली वह प्रणाली है जो जैव विविधता, जीव विज्ञानी चक्रों और मृदा जीवन विज्ञानी कार्यकलापों को प्रोत्साहित और उसमें वृद्धि करती है। ये प्रणाली फार्म पर बाहरी आदानों के न्यूनतम उपयोग तथा फार्म प्रबंध व्यवहारों पर आधारित है जो पारिस्थितिकीय समरसता को पुनः अनुरक्षित और बढ़ाती है। जैव कृषि का प्राथमिक उद्देश्य मृदा जीवन, पादपों, पशुओं और मनुष्यों के अंतर स्वतंत्र समुदायों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को इष्टतम बनाना है। अब जैविक कृषि के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जैव पदार्थों एवं प्राकृतिक खाद के उपयोग तथा प्रभावी अवशेष प्रबंध के द्वारा मृदा उर्वरता तथा मृदा जैव पदार्थ को बनाए रखना, बाहरी आदानों का उपयोग न्यूनतम करना, कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों पर प्रतिबंध, फसल चक्र, फसल योजना और जैव नियंत्रण कारकों को वनस्पतियों द्वारा कीट प्रबंध करना, जैव उर्वरकों और प्राकृतिक खनिज के उपयोग को प्रोत्साहन देना। जैविक खाद के स्रोत कृषि के प्रमुख घटक मिट्टी को उपयुक्त व उपजाऊ बनाने के लिए जैव पदार्थों का उपयोग आवश्यक है। हमारे फार्म पर जो उपलब्ध स्रोत हैं उनमें देसी खाद जिसे हम FIM कहते हैं, हरी खाद, फसल के अवशेष जिन्हें हम क्रॉप रेजिड्यू कहते हैं, कुक्कुट खाद, भेड़ व बकरी की खाद, बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट आदि हैं। और जो एक्सटर्नल पुट्स जो बाहर की स्रोत जो हैं उसमें आता है प्रेस मड, खली, ये खली नीम की, करंज की, महुआ आदि की है, राख जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं, सीवेज, खनिज जिसमें आपका जिप्सम शामिल है, रक्त, मत्स्य और अस्थि चूर्ण, जैव उर्वरक जिसमें आपके एजोस्पिरिलियम, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, PSB, वैम्प आदि शामिल हैं और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक तत्वों में पंचगव्य आदि शामिल हैं। जो प्रमुख खादें हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट, नेटिव कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु खाद, खली की खाद है। केंचुए की खाद जिसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ये एक बहुत ही संतुलित खाद है और गोबर की तुलना में इसमें 3 गुना अधिक नाइट्रोजन होता है, 7 गुना अधिक फास्फोरस होता है तथा 11 गुना अधिक पोटाश होता है। ये 2 से ढाई माह में तैयार हो जाती है और ये हमारी फसलों में, सब्जियों में और फलदार वृक्षों में काम में ली जा सकती है। नेटिव कंपोस्ट ये भी एक खाद बनने का तरीका है जिसके अंदर कम गोबर के अंदर अधिक खाद बनती है। ये अप्रदूषणकारी है। इसमें जो टाँके का नाप है वो 12 फीट बाई 5 फीट बाई 3 फीट का होता है और कुल क्षेत्र 180 घन फीट होता है। जीवाणु खाद के प्रयोग से हम लोग 10 से 15% तक फसल में उपज प्राप्त कर सकते हैं और इसमें 20 किलो तक नाइट्रोजन की बचत होती है। हमारी जो प्रमुख हरी खादें हैं उसमें है चंवला, ढेंचा, गवार और सनई आदि है। इन फसलों को बुआई के
40 से 50 दिन बाद उपयुक्त नमी में मिट्टी में पलट दिया जाता है। कुछ प्रमुख जैविक खादों का जो रासायनिक संगठन है उसमें आप देखेंगे कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन 0.4 से 0.5% तक होता है, फॉस्फोरस 0.25% होता है और पोटास 0.5% होता है। जबकि आप देखेंगे वर्मी कंपोस्ट के अंदर 1.2% से 1.6% नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस 1.5 से 2% होता है और पोटाश की मात्रा 0.5 से 1% होती है। इसी प्रकार नेटिव कंपोस्ट में भी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 0.5 से 1.5%, फॉस्फोरस की 0.5 से 1% और पोटाश की 1.2 से 1.4% होती है। विभिन्न खलियों में पोषक तत्वों की औसत मात्रा आप देखिए कि ये भी एक कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिसमें अरंडी की खली, बिनोले की खली, करंज की खली, मुंगे की खली और नीम की खली। आप देखिए कि नीम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 5.22% तक होती है, फॉस्फोरस की 1.08% और पोटाश की 1.48%। जो हमारी प्रमुख खाद की फसलें हैं उनमें आपको मैंने जैसे बताया कि पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है। सन की फसल, ढैंचा, चंवला और ग्वार। आप देखिए सन की फसल में जो है करीबन 18 से 28 क्विंटल हरे पदार्थ की मात्रा होती है और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है करीबन 0.7% है। ढैंचा में जो है हमें 1 हेक्टेयर में 20 से 25 टन तक हरा पदार्थ प्राप्त होता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.62% है। इसी प्रकार चंवला में जो है करीबन 40 से 55 क्विंटल हमें हरा पदार्थ प्राप्त होता है, 15 से 18 टन हरा पदार्थ प्राप्त होता है और इसमें 0.71% नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस 0.15% और पोटाश 0.5%। इसी प्रकार ग्वार में हमको 20 से 25% तक हरे पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है और इसमें 0.34% नाइट्रोजन होता है। आप देखिए कि ये जो हमारी दलहनी फसलें हैं ये काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन संचय करती है। रिजगी की जो फसल है वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो करीबन 194 किलोग्राम नाइट्रोजन को फिक्स करती है। चंवला जो है 1 हेक्टेयर के अंदर 90 किलोग्राम फिक्स करता है। मटर जो है वो 72 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता है। सोयाबीन की फसल जो है करीबन 58 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स करती है और मूंगफली की जो फसल है वो करीबन 42 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में फिक्स करती है। जैविक कृषि में फसल प्रबंधन जो है वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हम ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें रासायनिक अवशेष न हो। जुताई, जिसे हम गर्मी में जुताई कहते हैं, जो समर प्लानिंग कहते हैं, वो ये करने से खरपतवार प्रबंधन व फसल अवशेष, पोषक तत्वों का संरक्षण, मृदा के भौतिक गुणों में सुधार, कीट व रोग प्रबंधन होता है। अंतर फसल, जैविक कृषि में हमें ऐसी फसल लेनी है जिसमें एक फसल दलहन की हो और ये फसल आपस में प्रतिस्पर्धा न करते हो, इससे मृदा में भूमि में सुधार होगा। फसल चक्र, उचित फसल चक्र अपनाना होगा जिससे मृदा उर्वरता में सुधार हो, कीट रोग व खरपतवार का उचित प्रबंधन हो तथा मृदा में नमी में सकारात्मक प्रभाव हो। हरी खाद व आच्छादन फसलें, इससे मृदा में सुधार होगा तथा उर्वरता में वृद्धि होगी, मृदा की भौतिक अवस्था में सुधार होगा और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होगी। कीट नियंत्रण हेतु हमें केवल जैविक विधियों का ही प्रयोग करना है। हमें अपने खेत में स्वच्छता बनाए रखनी होगी और पलवार या मल्चिंग करनी होगी, इससे नमी का संरक्षण होगा, खरपतवार प्रबंधन होगा एवं जैव पदार्थों का समावेश होगा। जैव उत्पादन के लिए कुछ राष्ट्रीय मानक हैं, नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हैं। तो फसल उत्पादन के लिए जो फसलों का चयन और किस्में, इसके लिए जो सामान्य सिद्धांत हैं वे हैं समस्त बीज और पादप सामग्री को जैविक रूप में प्रमाणित किया जाना आवश्यक है और इसके लिए जो अनुशंसाएं की गई है वे है फसलों एवं पौधों की प्रजातियों या किस्में मृदा और जलवायु दशा के लिए अनुकूल हो तथा कीट और रोगों के प्रति प्रतिरोधक या उनको सहन कर सकने वाली हो। जैविक बीजों और पादप सामग्री का उपयोग उनकी उपलब्धता पर करना होगा। प्रमाणन कार्यक्रम प्रमाणित बीज और अन्य पादप संबंधी सामग्री की आवश्यकता के लिए समय सीमा निर्धारित करता है।
आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए बीज, पराग, ट्रांसजेनिक पौधे, पादप सामग्री के उपयोग की अनुमति इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। फसल उत्पादन में विविधता, इसके जो सामान्य सिद्धांत हैं, मृदा उर्वरता और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र तथा पोषक तत्वों की हानि को न्यूनतम करते हुए विभिन्न पादप प्रजातियों की विविध उपलब्धता कराना। इसके लिए जो अनुशंसाएं की गई है वो ये है कि फसल उत्पादन में विविधता को दलहनी फसल के साथ बहुमुखी फसल चक्र अपनाना होगा और इसके लिए जो मानक तय किए गए हैं वे हैं मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा, उर्वरता, सूक्ष्म जीवी की सक्रियता, कार्यकलाप तथा मृदा की सामान्य उर्वरता को बनाए रखते हुए उसमें वृद्धि करते हुए कीड़ों, रोगों तथा अन्य कीटों के प्रभाव दबाव को ध्यान में रखते हुए समय और स्थान में पर्याप्त विविधता अपनाना। उर्वरक नीति, जैविक खेती के लिए जो उर्वरक नीति के लिए जो सामान्य सिद्धांत हैं वह है सूक्ष्म जीव, पादप या पशु मूल के जैव अपघटनीय सामग्री की पर्याप्त मात्रा मृदा में समाविष्ट करना, उर्वरता और उसके अंदर होने वाली जैविक क्रिया में वृद्धि करना। इसके लिए जो अनुशंसाएं की गई है वे हैं उर्वरक प्रबंध से पोषक तत्वों की हानि को न्यूनतम करना, भारी धातु और अन्य प्रदूषकों का संचयन नहीं होने देना, अकृत्रिम खनिज उर्वरकों और जैविक मूल के उर्वरकों को पूरक के रूप में गुदा में समावेश करना, मृदा में पर्याप्त पीएच स्तर को बनाए रखना। और इसके लिए जो मानक तय किए गए हैं, नाइट्रोजन युक्त खनिज उर्वरक शामिल नहीं करना। दूसरा, उच्च धातु मात्रा वाले आदानों जैसे खनिज पोटेशियम, मैग्नीशियम उर्वरक, गौण पोषक तत्व खाद या उर्वरकों या अन्य अवांछित पदार्थ उदाहरण बेसिक स्लेग, रॉक फॉस्फेट और सीवेज गोल्ड के उपयोग पर प्रतिबंध निर्धारित करना। तीसरा इसमें है कृत्रिम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जिसमें यूरिया भी शामिल है का प्रयोग निषिद्ध है। विकास विनियामक सहित कीट रोग और खरपतवार प्रबंधन सामान्य सिद्धांत, कीटों, रोगों और खरपतवारों से होने वाली हानि न्यूनतम हो, संतुलित उर्वरक कार्यक्रम, पर्यावरण अनुकूलित फसलों और किस्मों का उपयोग, उच्च जैव क्रियाकलापों की उर्वरक मुद्दा, अनुकूलित फसल चक्र, हरी खाद आदि पर जोर देना, फसलों की वृद्धि तथा विकास प्राकृतिक रूप से करना। इसके लिए जो अनुशंसाएं की गई है, कीटों और रोगों को निवारक वर्धन तकनीक से नियंत्रित करना, कीट और रोग के प्राकृतिक क्षेत्रों को सुरक्षा देना, बाढ़ घोंसले के स्थान आदि का समुचित निवास प्रबंधन, कीट परभक्षी चक्र में संतुलन बनाने के लिए पारिस्थितिकीय संतुलन सृजित करना। और इसके लिए जो मानक तय किए गए हैं उसमें है कीट, रोग और खरपतवार प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पाद फार्म में स्थानीय पादपों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों से तैयार किए जाने की अनुमति, कृत्रिम विकास विनियामकों और कृत्रिम रंगों का प्रयोग निषिद्ध है। आनुवंशिक रूप से तैयार जीवों या उत्पादों के प्रयोग का निषेध है। संदूषण नियंत्रण, इसके लिए जो सामान्य सिद्धांत हैं, फार्म के बाहर से और अंदर से होने वाले संदूषणों को न्यूनतम करने के लिए सभी संगत उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए जो अनुशंसा की गई है, संदूषण का खतरा या संभावना होने पर प्रमाणन कार्यक्रम में भारी धातुओं और अन्य संदूषकों के अधिकतम अनुप्रयोग करने के लिए सीमा निर्धारित करना। भारी धातुओं और अन्य संदूषकों का संचयन न्यूनतम होना चाहिए। मृदा और जल संरक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं, मृदा और जल संसाधनों को धारणीय रीति से काम में लेना। इसके लिए जो अनुशंसा की गई है, मृदा क्षरण और लवणता जल के अधिक और अनुचित उपयोग तथा भूतल तथा धरातल के जल संदूषण को रोकने के संगत उपाय करना। खाद्य प्रसंस्करण के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जैव उत्पादों का प्रसंस्करण उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वास को बनाए रखने के लिए अनुकूलतम होने चाहिए। कीटों और रोगों का न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए। इसके लिए जो अनुशंसा की गई है, जैव उत्पादों का प्रसंस्करण जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण से अलग और स्थान पर करना, संपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से सभी उत्पादों को पर्याप्त रूप से चिन्हित करना, प्रदूषकों और संदूषकों के निवारण और नियंत्रण के मानक निर्धारित करना, जैविक
और अजैविक उत्पादों को एक साथ भंडारण या परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रसंस्करण पद्धतियों के सामान्य सिद्धांत। प्रसंस्करण पद्धति यांत्रिक, भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए जो अनुशंसा की गई है, प्रसंस्करण पद्धति का चयन ऐसा होना चाहिए जो योगज और प्रसंस्करण सहायकों की संख्या और मात्रा को सीमित रखे। उसके लिए जो मानक तय किए गए हैं वो अनुमोदित प्रक्रिया है यांत्रिक, भौतिक, जैविक, ध्रुव निष्कर्षण और छनन। पैकेजिंग के सामान्य सिद्धांत। पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए। इसके लिए जो अनुशंसा की गई है वो आवश्यक पैकेजिंग सामग्री से बचना चाहिए। पैकेजिंग के लिए जो मानक तय किए गए हैं वो है उपयोग में लाई गई सामग्री खाद्य को संदूषित नहीं करे। भंडारण और परिवहन सामान्य सिद्धांत। जैव उत्पादों के भंडारण और परिवहन के दौरान उत्पादन की गुणवत्ता व अखंडता को बनाए रखना। अनुशंसा। जैव उत्पादों को हमेशा अजैविक उत्पादों के साथ मिलने से बचाना। जैव उत्पादों को हमेशा ऐसी सामग्री और पदार्थों के संपर्क में आने से बचाना जिनका जैव कृषि में उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं है। इसके लिए जो मानक तय किए गए हैं, जहां कोई भंडारण इकाई प्रमाणित है तथा अन्य उत्पाद अजैविक रखे हैं तो जैविक उत्पादों का भंडारण उनकी पहचान बनाए रखने के लिए पृथक रूप से करना चाहिए। तो मित्रों, आपको आज हमने टिकाऊ या धारणीय फसल उत्पादन के लिए जैविक कृषि के बारे में हमने चर्चा की है। आशा करते हैं कि आज के इस टॉपिक से आपके काफ़ी शंकाएं दूर हुई होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मैनेज की वेबसाइट देखें और उन्होंने जो आपको लिटरेचर उपलब्ध किया है उसको आप रेफर करें। धन्यवाद।